हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हाल ही में रीट 2021 का पेपर संपन्न हुआ है, जिसमें मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो अभी भी लोगों के मन में डाउटफुल है, जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें बोनस मिलने वाला है, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका पहला आंसर ठीक हो सकता है, किसी को लग रहा है कि इसका तीसरा आंसर ठीक हो सकता है। तो ऐसे जो 10-12 क्वेश्चंस है उनको हम आपके सामने अच्छी तरह से समझाएंगे और आपको सही सटीक आंसर देंगे। साथ में आप इसके साथ ही अनुमान लगा सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है, और यह क्वेश्चंस है जो अभी डाउटफुल बना हुआ है। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले कोई रचनात्मक मूल्यांकन बता रहा है तो कोई योगात्मक बता रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को तो आप अलग कर ही दीजिए, क्योंकि डाउटफुली दो ही है अभी, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें से क्या आंसर होने वाला है? हालांकि कुछ बच्चों ने इसके अंदर रचनात्मक मूल्यांकन का आंसर दिया है, कुछ ने योगात्मक, और कोचिंग सेंटर वाले भी इसका अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आंसर देने से पहले इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं, तो ताकि हमें पता लग जाए कि योगात्मक होगा या रचनात्मक होगा। तो देखिए दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन है फॉर्मेटिव असिस्टमेंट, और दूसरा है समेटिव असिस्टमेंट। ठीक है, आंकलन भी हमें कह सकते हैं इनको एक तरह से। तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन एक छोटी टर्म का मूल्यांकन होता है जिसमें सुधार का कार्य किया जाता है। छोटी छोटी अवधि का जो मूल्यांकन होता है ना, वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये सुधार का काम किया जाता है। जबकि अगर हम योगात्मक मूल्यांकन की ओर देखें तो ये एक लंबी अवधि का मूल्यांकन है, और इसका असर काफ़ी टाइम तक विद्यार्थी के जीवन के असर पड़ता है, जीवन पर उसका असर पड़ता है। जैसे आपकी कोई रिपोर्ट कार्ड है, जैसे मान लीजिए आप की जो 10th आपने पास की है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके साथ जीवन भर रहने वाला है। तो वो एक तरह से योगात्मक मूल्यांकन का ही हिस्सा है। और उसके अंदर अगर आप देखते हो तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, हाफ ईयरली वार्षिक परीक्षा हुई थी, ईयरली एग्जाम, उनके नंबर उसके अंदर जुड़े हुए थे। तो वो एक तरह से योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए, आप प्रश्न के अंदर देख सकते हो मध्य अवधि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि जो हाफ ईयरली का एग्जाम है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर तो तीसरा आंसर होने वाला है योगात्मक मूल्यांकन। हालांकि कुछ लोग अभी भी रचनात्मक मूल्यांकन बता रहे हैं, लेकिन आप इसको साफ साफ देख सकते हो। तो इसका आंसर दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन होगा। इसी तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम हर क्वेश्चंस को आपको प्रमाणिक तौर से एक एक जो भी डाउटफुल ऑप्शन है उसको आपके सामने सही तरीके से स्पष्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी पता लगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। दूसरा देखिए दोस्तों, कौन सा रोग वंशानुगत है? आनुवांशिक रोग, जिसे वंशानुगत रोग, ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ना, उन रोगों को कहते हैं वंशानुगत रोग। तो यहाँ पे देखिए डाउटफुल जो ऑप्शन है दोस्तों हम उनको बताएंगे। यहाँ पे देखिए डाउटफुल यहाँ पे कौन कौन से हैं। एक तो पार्किंसंस रोग, और दूसरा फिनाइल कीटोन यूरिया, इसमें लोगों को डाउटफुल है वो। तो देखिए इन दोनों को हम स्पष्ट कर देते हैं। पहले जो ADHD है दोस्तों, इसको तो आपने मनोविज्ञान के अंदर देखा ही होगा, जो ये ध्यान से संबंधित एक तरह से विकार होता है, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है जो आपको पता ही है। दूसरा देखिए दोस्तों, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यहाँ पे अगर हम सही तरीके से बात करें तो हम एक एक को रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्किंसंस रोग के बारे में। तो जो ये पार्किंसंस रोग है दोस्तों, ये वैसे जो बुजुर्ग अवस्था होती है ना, 60 साल के आसपास में, तब ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे आप आसपास में कोई बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति को देख सकते हो जिसका हाथ पैरों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता। जैसे आप अपनी मारवाड़ी भाषा में बोल सकते हैं कि धूजनी चढ़ती है, जैसे उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं चलते टाइम, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। जो चाय भी नहीं पकड़ सकते, उसका चाय का कप भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, चल भी नहीं सकते, धीरे धीरे चल पाते हैं, शरीर हाथ पैर धूजते हैं उनके। ठीक है, तो वो रोग होता है पार्किंसंस रोग, और ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, लगभग 100 बुजुर्गों में से एक आपको मिल ही जाता है वहाँ पे। तो ये पार्किंसंस रोग होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे पहले हाथों में धीरे धीरे उसमें धूजनी होती है, जिसे हम बोलते हैं धूजनी। तो वो धूजनी होती है धीरे धीरे, और फिर बाद में वो पूरे शरीर में, पैरों में भी होने लग जाती है, तो चलने में भी समस्या होती है। तो ये पार्किंसंस रोग होता है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण अभी तक अज्ञात है। वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध कर रहे हैं कि आखिर ये होता क्यों है, और इसका कोई अभी स्पष्ट उपचार भी नहीं है, ना ही इसका सही तरीके से कोई कारण पता लगा है। और ये लगभग देखिए दोस्तों 60 साल की उम्र के आसपास में होता है। तो हम कह सकते हैं ये आनुवांशिक रोग, तो वंशानुगत रोग तो नहीं हो सकता।
वंशानुगत रोग होता है तो अभी बुजुर्ग अवस्था में क्या कर रहा है, पहले भी आ जाता ना। तो अब दूसरा बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये दोस्तों एक आनुवंशिक रोग है और इसका प्रूफ क्या है दोस्तों कि ये जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, देखिए मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र के जो 2 सेट होते हैं वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना, जो 23वां गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है जो लिंग गुणसूत्र होता है, जो फीमेल के अंदर अक्स रहता है और मेल के अंदर अक्स वाई रहता है। तो जो गुणसूत्र से जुड़े जो रोग होते हैं ना वही वंशानुगत रोग होते हैं। तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग है दोस्तों, ये जो 12वां गुणसूत्र होता है, 12वें गुणसूत्र की जो जीन है, 12वें गुणसूत्र पे देखिए दोस्तों जीन उपस्थित रहती है और जो 12वें गुणसूत्र की जो जीन होती है ना वो हमारे शरीर के अंदर एक अमीनो अम्ल रहता है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन, उसके साथ ये प्रतिक्रिया कर लेती है जीन। तो उसके कारण क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं ना वो मानसिक रूप से मंद रहते हैं, उनकी बुद्धि कम रहती है। ठीक है ना, उसमें विकास भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो ये गुणसूत्र से संबंधित रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो हम कह सकते हैं कि वंशानुगत रोग की अगर हम बात करें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया ही होगा। हालांकि कुछ लोगों ने जिन्होंने पार्किंसंस रोग किया है तो वो अभी भी जिद रहे होंगे कि हमारा तो यही ठीक होगा, लेकिन दोस्तों नहीं हो सकता, जो गलत है वो गलत ही है। अब आगे देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन चल रही है। तो अगर हम बात करें चारों ऑप्शन की, हम कौन सा ऑप्शन सही करते हैं, तो एक एक ऑप्शन को हम इसमें से खारिज करते हैं। तो देखिए दोस्तों पूर्व अनुभव की अगर हम बात करें तो आप अगर ब्रूनर का सिद्धांत देखते हो ना, तो ब्रूनर ने क्या कहा था कि जब बालक विद्यालय के अंदर जाता है ना, विद्यालय के अंदर जब वो 6 साल की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो अपने पूर्व अनुभवों को यूज करता है। मतलब बाल्यावस्था के अंदर पूर्व अनुभव तो होते ही हैं, वो अपने पूर्व अनुभव को यूज करके आगे वो पढ़ाई के अंदर उसका यूज करता है। अपने जो भी क्रियाकलाप उसने किए अपने जीवन के प्रारंभ में, जो भी सीखा है परिवार से जो भी उन्होंने, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो परिवार है प्रथम पाठशाला होता है। तो पाठशाला के अंदर जो प्रथम परिवार की पाठशाला है उसके अंदर वो अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, उनसे दादा दादी से कुछ ना कुछ सीखता है और अनुभव ग्रहण करता है और उन अनुभवों का वो प्रयोग अपने विद्यालय जीवन के दौरान करता है। और विद्यालय जीवन में देखिए बाल्य अवस्था ही प्राथमिक विद्यालय की अवस्था है। विद्यालय में जब वह प्रवेश करता है तो पूर्व अनुभव तो वो यूज करता है। अब देखिए प्रतिबिंबन क्या होता है, ये 18 माह का जब बच्चा रहता है ना तो उसके अंदर प्रतिबिंब का बनना शुरू हो जाता है, वो पहचानने लग जाता है और प्रतिबिंब उसका बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, 18 से 24 माह के जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था उसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी जो शेष अवस्था है उसके अंदर ही हो जाता है। इसके बाद में देखिए 2 मेन जो ऑप्शन है उसमें कन्फ्यूजन है, कल्पना और तर्क। अब देखिए तर्क को हम खारिज करते हैं। तर्क देखिए तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर बच्चा तर्क कर सकता है कि उसको कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो तो वो तर्क करके बता सकता है कि ये मेरी नहीं है। आप अगर किसी रास्ते में चल रही औरत को बोल दो कि ये आपकी मम्मी है तो वो देखकर बता सकता है नहीं इसमें ये कमी है, मेरी मम्मी में ये है। तो वो एक तरह से तर्क कर सकता है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्य अवस्था है। लेकिन अगर हम कल्पना की बात करें तो यहाँ पे कल्पना आंसर सही जा रहा है, क्योंकि कल्पना दोस्तों आप किशोरावस्था के अंदर देख सकते हो काल्पनिक चिंतन की अवस्था रहती है, जिसके अंदर क्या होता है वो कल्पना में खोया हुआ रहता है, दीवा सौपन की अवस्था जिसे हम बोलते हैं। तो ये वास्तव में यहाँ पे दोस्तों सही आंसर इसका कल्पना ही लग रहा है। ठीक है, और हमने ये तथ्यों के साथ आपको बता दिया है। और दोस्तों देखिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। यह भी दोस्तों अभी डाउटफुल क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसके अंदर तो देखिए दोस्तों यह बोनस वाला क्वेश्चन से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एग्जाम के अंदर बहुत बार यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके अंदर इसका आंसर है ना शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, ये आंसर सही माना गया है ए वाला। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें तो अभी बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले वर्दी और विकास का सिद्धांत ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, इसको सही आंसर मान रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, तो वायोगत्स्की ने साफ साफ कहा है कि जो एक बच्चा है उसका सर्वाधिक विकास खेल के मैदान में होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको आंसर देखें तो ये तीसरा आंसर भी हमें ठीक लग रहा है, और 3 अगर ठीक है तो चौथा भी ठीक ही होगा।
तो ये एक तरह से बोनस वाला क्वेश्चन से लग रहा है। हालांकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले वृद्धि और विकास का सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बोनस वाला क्वेश्चन लग रहा है। अब देखिए आगे 5वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको आपके सामने बता रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, डाउन संलक्षण का कारण है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे डाउटफुल है, इसको हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर देखिए, आप एक उदाहरण से समझिए इसको ताकि आपके कन्फ्यूजन ना रहे। मनुष्य के अंदर दोस्तों देखिए, हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र। टोटल गुणसूत्र है 46। इसको हम समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको एक तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 46 गुणसूत्र में क्या होता है, 23 के 2 जोड़े होते हैं। 23 + 23 मतलब जो टोटल 23 गुणसूत्र होते हैं उतने ही डबल 23 और होते हैं। सेम 2 कॉपी होती है, मतलब 2 प्रतिलिपि होती है गुणसूत्र की। जैसे अगर हम पहले गुणसूत्र की बात करें तो 1 1 2 बार होगा। इसी तरह 2 की बात करें तो 2 2 2 बार होगा। ये आप समझिए, क्योंकि आप ये समझोगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर देखिए 22 जोड़ी तो कायिक गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोनोमस गुणसूत्र, जिनको कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। कायिक गुणसूत्र मतलब 22 जोड़ी का मतलब आप समझ रहे हो ना, 22 + 22 जोड़ी का मतलब हो गया 22 + 22 अर्थात 44। और 2 जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, ठीक है दोस्तों, आप समझिए इसको। हम समझाने के लिए आपको ये अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो देखिए 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र। टोटल होते हैं 44। तो टोटल होते हैं दोस्तों 46। 46 में से 44 तो हो गए कायिक। अब बचे 2। तो 2 देखिए, अगर हम बात करें फीमेल की, महिला की, तो महिला के अंदर जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं वो अक्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महिला के अंदर क्या हो गया, 44 तो कायिक गुणसूत्र और 2 लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स, तो टोटल कितने हो गए 46। ये 44 45 46, टोटल 46 हो गए। अगर हम नर की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, 44 तो यही रहेंगे कायिक, लेकिन यहाँ पे जो महिला के अंदर डबल अक्स है वो पुरुष के अंदर अक्स वाई बन जाता है। तो यहाँ पे टोटल तो 46 ही रहते हैं, लेकिन यहाँ अक्स की जगह वाई आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को तो बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। जो अक्स है, अक्स वाई है, इनको लिंग गुणसूत्र और इनको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, त्रिगुणसूत्रता। त्रिगुणसूत्रता का आशय है दोस्तों, देखिए द्विगुणसूत्रता तो सभी में पाई जाएगी। अभी हमने आपको बताया है कि प्रत्येक जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें प्रत्येक गुणसूत्र डबल होता है। मतलब अगर 20 की बात करोगे तो वो भी डबल होगा, 21 वाला भी डबल होगा, 22 वाला भी डबल होगा। तो ये कायिक गुणसूत्र है वो डबल होंगे। लेकिन त्रि का मतलब है एक और अधिक हो जाना। 2 की जगह, 2 तो सारे है ही कायिक गुणसूत्र, लेकिन 2 की जगह 3 हो जाना, ये त्रिगुणसूत्रता कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम त्रिगुणसूत्रता 20 के बारे में बात करें तो ये अभी डाउटफुल क्वेश्चंस, आपको जो ऑप्शन डाउटफुली है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे डाउटफुली क्या है, त्रिगुणसूत्रता 21 और अक्स वाई गुणसूत्र। तो देखिए दोस्तों, त्रिगुणसूत्रता 21, इसको ये इसका सही राइट आंसर यही होगा। और क्यों होगा इसको हम सही तरीके से आपको बताते हैं। तो यहाँ त्रिगुणसूत्रता 21 का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जो 22 गुणसूत्र, जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, उसकी एक ट्रिपल कॉपी और बन जाती है। त्रि का मतलब होता है ट्रिपल कॉपी, मतलब 21 21 2 बार तो हो ही गए। 21वां गुणसूत्र डबल कॉपी तो इसकी हो ही गई, लेकिन एक बार 21वां और आ जाता है तो इसको बोलते हैं त्रिगुणसूत्रता। और इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन संलक्षण। और इसके अंदर क्या होता है, बच्चे मंदबुद्धि वाले पैदा होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए डाउटफुल तीसरा क्वेश्चन भी, या तीसरा ऑप्शन भी है अक्स वाई। तो अक्स वाई है, अगर इसमें देखिए यहाँ पे लिंग गुणसूत्र में वृद्धि हुई है। आप अंतर समझना, यहाँ पे कायिक गुणसूत्र के अंदर वृद्धि हुई है, यहाँ पे लिंग वाले के अंदर वृद्धि हुई है। जो डाउन सिंड्रोम है हमेशा कायिक गुणसूत्र में वृद्धि के कारण होता है। जबकि यहाँ पर देखिए आप साफ साफ देख रहे हो, यहाँ पे एक अक्स इंक्रीज हुआ है। अगर महिला के अंदर हम देखें तो अक्स ही हो सकता था, और अगर पुरुष की बात करें तो केवल अक्स वाई हो सकता था। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इसके अंदर एक अक्स हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
ठीक है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एक अक्ष बढ़ जाता है। अब वाई भी रहता है, वाई रहता है मतलब ये पुरुष के अंदर होता है, ये पुरुषों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है दोस्तों? ये पुरुषों के अंदर होता है। तो यहाँ पे एक अक्ष गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसका मतलब इसके अंदर महिला के लक्षण पैदा हो जाते हैं। जो आप समझते हो, जो हिजड़े आप समझते हो ना, जो तीसरा लिंग होता है, वैसा हो जाता है ये। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसको तो आप नकार ही दीजिए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यही होगा। और अगर हम ये 22वें वाले की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जो बांझपन पैदा हो जाता है महिलाओं के अंदर, वो होता है जिसको आप बोलते हो जो समय से पूर्व ही उसकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी भी नहीं होती, बच्चा जो मृत हो जाता है गर्भ में ही। ठीक है, ये 22वें गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। अब देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सही तरीके से आपके सामने बताते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन है, एक तो प्राप्तांकों की बारंबारता, एक गणना की समरूपता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन सही होगा थर्ड। मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। और क्यों होगा उसको भी मैं तथ्यों के साथ आपके सामने बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें होती है, एक तो होती है समरूपता, गणित के अंदर आपने पढ़ी होगी। एक तो होती है समरूपता, एक होती है सर्वांग समता। यहाँ पे अंतर समझना, इन दो शब्दों को आप समझ लोगे तो उत्तर भी समझ जाओगे। सर्वांग समता। सर्वांग मतलब देखिए नाम समझिए आप, सर्वांग मतलब सभी अंग समान होना। मतलब अगर मैं बात करूं 23, अगर मैंने बोला दिया 24, तो दूसरी बार भी मुझे 24 ही बोलना होगा। इसे बोलते हैं सर्वांग समता। जैसे आपने त्रिभुजों के अंदर देखा होगा, सर्वांग समता का मतलब है एक त्रिभुज है, अगर उसके ऊपर आप दूसरा त्रिभुज रखो ना तो बराबर सभी चीज़ें बराबर होगी, उसकी भुजाएं, कोण सभी बराबर होंगे, तो उसको बोलेंगे सर्वांग समता। जैसे अगर मैंने बोल दिया 24 नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर की बात चल रही है ना, गणना की, तो इसीलिए मैंने आपको 24 उदाहरण लेके बताया है। अगर मैंने पहली बार 24 नंबर ला दिए एक एग्जाम के अंदर, एक टेस्ट के अंदर, तो दूसरी बार भी 24 नंबर ही आने चाहिए, तब तो मैं बोल दूंगा सर्वांग समता है। लेकिन अगर 24 की जगह मेरे पास, अगर मेरे पहले टेस्ट में 24 नंबर आए, दूसरे में अगर 12 आ गए ना, तो उसे बोलूँगा समरूपता। समरूपता का आशय उसका आधा भी आ जाए ना अनुपातिक तौर पे, तो समरूपता कहलाती है। तो अगर 24, अगर आपके एक एग्जाम के अंदर, एक टेस्ट के अंदर 24 नंबर आ गए, वही टेस्ट अगर बाद में लिया उसमें 12 नंबर आए, तो कहाँ विश्वसनीयता हुई उसके अंदर? विश्वसनीयता हुई तो नहीं ना। समरूपता का आशय है कि अनुपात में भी बराबर होना, सर्वांग समता का आशय पूरा बराबर होना। अगर हम बारंबारता की बात करें, बारंबारता का मतलब है अगर 24 एक बार आ गए आपके, तो दूसरी बार भी 24 आना, तीसरी बार भी 24 आना, बार बार वही आना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दोस्तों ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर भी देखिए कुछ बच्चों को ये डाउटफुल लग सकता है, लेकिन दोस्तों हमने प्रमाणिक तौर से आपको सही तरीके से आपके सामने स्पष्ट किया है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत भी की है और सही तरीके से सटीक आंसर आपके सामने लेके आए हैं। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए आप, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे देखिए TAT थर्मल ये वाला, और SCT ड्राइमेन, और MMPI। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये व्यक्तित्व मापन की दो जो परीक्षण होते हैं, एक तो प्रक्षेपीय परीक्षण जो हमारे अचेतन मन से संबंधित होता है प्रक्षेपीय, और दूसरा होता है अप्रक्षेपीय। ठीक है, वो हमारे चेतन मन से संबंधित होता है। मतलब जो अगर मनुष्य के सही तरीके से मनुष्य को जानना है तो उसके अचेतन मन को जानना आवश्यक है, क्योंकि अचेतन मन के अंदर सब कुछ भंडार होता है, उसकी बुरी प्रवृत्तियाँ, अच्छी प्रवृत्तियाँ, सब कुछ उसी के अंदर समाई रहती है जन्मों जन्मों की। ठीक है, तो TAT जो थंबर परसेप्शन टेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, और ये SCT और ये MMPI और ड्राइमेन टेस्ट। इसमें से देखिए दोस्तों आपको कन्फ्यूजन वाला कौन सा लग रहा है? एक तो ड्राइमेन टेस्ट और MMPI, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है। इन दोनों के अंदर जो MMPI की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता है दोस्तों, मिनीसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनैलिटी और इन्वेंट्री। ये दिया था दोस्तों आपके हाथावे व मैकिन्ने ने, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और अभी सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है। अगर दोस्तों हम बात करें तो वास्तव में इन दोनों में से कन्फ्यूजन अभी भी है, और अभी भी मुझे भी लग रही है, क्योंकि ड्राइमेन टेस्ट है ये एक बुद्धि का भाग है, बुद्धि वाला टेस्ट है एक तरह से।
और ये तीनों व्यक्तित्व से रिलेटेड है। लेकिन MMPI की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से प्रश्नावली है, और ये प्रश्नावली है तो दोस्तों ये अप्रक्षेपीय परीक्षण का भाग है। MMPI भी अप्रक्षेपीय परीक्षण का भाग है। प्रश्नावली का आशय है कि आप बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन आप पूछोगे तो बच्चा मन से कुछ भी जोड़ देगा, आप क्या कर लोगे उसका उत्तर। अगर वो कुछ भी बता दे, आप उनसे कुछ भी प्रश्न पूछते हो, वो कुछ भी बता दे, तो क्या आप बोल सकते हो कि उसने अचेतन मन के अंदर जो उसके अंदर मन में था वो ही बताया है। वो अपने मन से कुछ जोड़कर भी तो बता सकता है ना। तो ये एक तरह से ये प्रश्नावली आत्मनिष्ठ विधि का एक उदाहरण है। ये अप्रक्षेपीय परीक्षण की आत्मनिष्ठ जो विधियां हैं उसका एक उदाहरण है ये MMPI। और जो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ये प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण है, और ड्राई मेन टेस्ट बुद्धि का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये दोस्तों ये भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है। अगर हम व्यक्तित्व से जोड़ें तो ये व्यक्तित्व के 3 भाग है। तो यहाँ पे ये ड्राई मेन ये भी ऑप्शन करेक्ट जाता है, और मुझे ये भी लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो बोर्ड है वो क्या चुनता है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सटीक माने तो ये ड्राई मेन वैसे अलग लग रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले यही बता रहे हैं, ड्राई मेन टेस्ट कुछ हालांकि MMPI भी बता रहे हैं। तो ये डाउटफुली है। देखिए दोस्तों, मैं श्योरिटी से नहीं कर सकता, लेकिन डाउटफुली लग रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ये तथ्यों के साथ आपको बता दिया है। और ड्राई मेन के अंदर क्या होता है कि बच्चा है वो मेन की जो भी मनुष्य है उसकी आकृति बनाता है, उसको बनाता है। तो इसमें भी दोस्तों ये भी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर मनुष्य जिसके अंदर अचेतन मन में जो बसा हुआ होगा, बुरी प्रवृत्ति होगी तो वो राक्षस की आकृति बना देगा। अगर किसी के अंदर अच्छी प्रवृत्ति होगी तो वो दानव या दैत्य या देवता जैसी मूर्तियाँ बना सकता है। तो ये भी दोस्तों डिपेंड करता है। अब आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वें के अंदर क्या है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डाउटफुल क्या है, एक तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत और सतत विकास का सिद्धांत और समान प्रतिरूप का सिद्धांत, इन दोनों में बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हो कि आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो 2 व्यक्तियों की तुलना के बारे में कुछ कहा गया है। यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो यहाँ पे अगर हम तुलनात्मक रूप से इसके आंसर की बात करें तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत, यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है इसके अंदर। हालांकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर वालों ने सतत विकास का सिद्धांत दिया, ये बताया है सतत विकास का सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे दोस्तों तुलनात्मक रूप से बात की है, इसलिए समान प्रतिरूप का सिद्धांत यहाँ पे सही आंसर लग रहा है। और जिन्होंने सतत विकास का सिद्धांत किया है वो तो अभी भी जिद करेंगे और वो कमेंट में लिखेंगे ज़रूर कि यही होगा। अगर दोस्तों ये तो फाइनल आंसर की आने पर ही पता लगेगा, लेकिन समान प्रतिरूप का सिद्धांत ये सही ऑप्शन लग रहा है इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, RTE अधिगम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी थोड़ा डाउटफुल ही लग रहा है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर अनुपात रहता है 60:2 का। अगर 60 विद्यार्थी है तो 2 शिक्षक तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर हो सकता है अगर मान लीजिए 29 विद्यार्थी है तो भी 2 रहने वाले हैं, 2 टीचर तो रहने ही वाले हैं। ये 60 तक तो यही टारगेट बिठाया गया है। अब इसके बाद में अगर बच्चे बढ़ते हैं तो फिर 30:1 से बढ़ते हैं, मतलब 30 जो बच्चे आएंगे उस पर 1 टीचर आएगा, ठीक है। लेकिन 60 तक तो 2 रहने ही वाले हैं प्राथमिक विद्यालय के अंदर। तो यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो ये 40:1 वाला भी सही लग रहा है, क्योंकि 40:1 वाला किस आधार पर है कि अगर प्राथमिक विद्यालय के अंदर 200 बच्चे हो जाते हैं ना, तो 200 बच्चों के बाद में अगर बच्चे बढ़ते भी है तो 40:1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 40 विद्यार्थी है तो 1 टीचर तो रहना ही चाहिए, ऐसे नहीं 50 हो जाए बच्चे टीचर रह जाए 1, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन वैसे ये 30:1 वाला करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे 30:1, ठीक है दोस्तों। और इसको हमने आपको बता भी दिया अच्छी तरह से, और बाकी जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें देखेंगे क्या होता है, देखिए क्या मानते हैं। 10वां देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने विषय वस्तु को भी सही माना है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक, एक एक शब्द को पकड़िए, मनोवैज्ञानिक से आज से है कि अध्यापन शैली से है। तो यहाँ पे वैसे सही आंसर अध्यापन शैली होने वाला है। हालांकि कोचिंग सेंटर वालों ने विषय वस्तु, कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने विषय वस्तु इसको भी राइट ऑप्शन माना है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो अध्यापक है उसकी शैली कैसी है, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। आपको किताबें, विषय वस्तु किताबें कितनी ही लाकर दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक किताब को बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन कुछ टीचर अधिक प्रभावशाली क्यों होता है, उसकी अध्यापन जो शैली, अध्यापन की जो कला है उसके कारण ही। तो अध्यापन शैली मनोविज्ञान, बच्चे के मन पर सीधा असर डालती है, तो अध्यापन शैली इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। यह भी देखिए दोस्तों कुछ डाउटफुली लग रहा है कुछ के अंदर, हालांकि यह इसका साफ साफ उत्तर यही है कि बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना। इसका आशय क्या है दोस्तों, जो बालक होते हैं ना बच्चे, उसके अंदर तर्क का विकास करना। तर्क का मतलब यह सही है तो सही क्यों है, गलत है तो यह गलत क्यों है। गणित का मतलब यही है कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन का विकास करना, तर्क पर आधारित है, और अमूर्त चिंतन का विकास करना, मतलब कोई चीज़ सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में वो सोचकर बता सके, तो उसकी सोच का गणितीयकरण करना से ही आशय है कि उसके तार्किक चिंतन का विकास करना और अमूर्त सोच का विकास करना। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको ये आंसर्स इसके सही लगे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।